अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद डिबेट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डिबेट में आज हम बात करेंगे आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। 3 मराइल में इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है। इलेक्शन आजाद कश्मीर का तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो बयानात की सूरत में आमने सामने नजर आ रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में जी हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तफसीली तौर पर गुफ्तगू करें। ये गर्मा गर्मी क्यों है, ये बयानात का सिलसिला क्यों है, क्या इत्तेहाद टूट रहा है, इत्तेहाद खत्म हो रहा है, कश्मीर का इलेक्शन क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस सारे मामले पे जी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जी पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर एंकर हैं और कश्मीर टुडे के प्रोग्राम के एंकर हैं यासिर रहमान साहब, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जी कोशिश करेंगे सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ चलते हैं। और ज्ञान साहब बताइएगा जी, पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर में हुकूमत है और ये इलेक्शन 3 मरहल में हो रहा है, और इस सारी सूरत हाल पे आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी इस चीज से मुतमिन है कि 3 मरहल में हो, और क्या ये पीपल्स पार्टी का ही फार्मूला है या उसी की रिक्वेस्ट पे इलेक्शन कमीशन ने सारा कुछ किया है, या इस पे कुछ एतराजात है? देखिए, बाकी दुनिया के मुल्कों में इलेक्शंस मुख्तलिफ मराहल में होते हैं, लेकिन वहां के इलेक्शन कमीशंस की एक क्रेडिबिलिटी होती है। हमारे यहाँ तो क्रेडिबिलिटी है नहीं, इसलिए मरहल में इलेक्शन से आना, उनके नताइज का लीक होना और उसके बाकी हलकों पे असरअंदाज होने का खदशा तो रहता है। लेकिन जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि भाई आप क्या समझ कश्मीर के इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, उन्होंने कहा कि जैसे बाकी हमारे मुल्क में होते रहे हैं उस तरह के ही होंगे। तो बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ अच्छा है, मराहल में इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं बची है। वो इलेक्शंस हमेशा मैनेज्ड इलेक्शंस होते हैं, इंजीनियर्ड इलेक्शंस होते हैं। कभी हम उनको कहते हैं कि कंप्यूटर में शेर फंस गया, कभी कहते हैं कि भाई आरटीएस बैठ गया, कभी कहते हैं कि भाई जहांगीर तरीन का जहाज चल पड़ा, कभी फार्म 47 की बात होती है। लेकिन कोई भी इलेक्शन शायद ही हुआ हो जिसपे मुख्तलिफ लोगों को खदशात ना हो, और हम सब उसके आंखों देखे शायद है, कोई सच बोले ना बोले, हमारे यहाँ इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे हैं। और सब मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो भी मेरे ख्याल में इलेक्शंस का फेयर ना होना है, जिसकी वजह से लोगों को उस मेरिट्स का एहसास नहीं होता। लोगों की जो मतलब आप पहले ही कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, पार्टी मौक़िफ़ ये पहले इख्तियार कर रही है कि कश्मीर के इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। देखिए, हम कहते हैं कि जो भी सेटअप है हमारा, जो भी गवर्नेंस का सिस्टम है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, और अभी भी जो कुछ चल रहा है उसमें कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है। तो हम कैसे कहें कि कश्मीर का फेयर होगा? अगर फेयर हो जाएगा तो आप जो सहाफी हजरात है वो भी कहेंगे फेयर हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी कहेंगे, हम जैसे भी जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो भी कहीं कहीं से महसूस तो करेंगे कि फेयर हुआ है, किसी का फेवर नहीं हुआ। तो खदशात तो बरकरार है कि भाई इलेक्शन फेयर होना मुश्किल है। और फिर हमारे गुजरा साहबान के बयानात भी आ जाते हैं, फिर हमारे सब जो पार्टीज है वो वहां पे इन्वॉल्व हैं। पीटीआई बाइकआउट कर चुकी है। तो आखिर क्या बात है कि हमारे यहाँ सिस्टम वर्क नहीं करना है? तो पीटीआई वो पार्टी जो कभी लाडली होती है हमारे इस्टेब्लिशमेंट की, कभी उसके निशाने पे है। इस तरह से सब पार्टीज को कंट्रोल्ड चलाया गया है, इलेक्शंस को कंट्रोल्ड चलाया गया है। फेयर एंड फ्री नाम की चीज बाकी बची है, बाकी तो किसी का ट्रस्ट तो नहीं बचा है। यासिर साहब, ज्ञान साहब ने तफसीली तौर पर कहा कि इलेक्शन फेयर मुमकिन नहीं लग रहे। आपके ख्याल में ये नून लीग भी इस तरह के बयान दे रही है और पीपल्स पार्टी भी बयान दे रही है, जब अगर इलेक्शन फेयर नहीं है तो ये ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राजपूत साहब मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। ज्ञानचंद साहब बहुत मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे सेंटर में हैं,
अब मसला ये है ना कि हमें पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए, तो हमें ग्राउंड रियलिटीज के साथ चीजों को मिलाकर देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 महीने की हुकूमत, उन्हें शौक था ये हुकूमत करने का, उन्होंने 8 महीने ये शौक पूरा कर लिया आजाद कश्मीर के अंदर, और उसके अंदर इन्होंने डिलीवरी क्या की है, परफॉर्मेंस डिलीवरी क्या की है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बेहतरीन और बड़े जबरदस्त किस्म के जलसे किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला यह है कि वो अपने जलसों के अंदर हक मिल्कियत, हक हुक्मरानी, हक रोजगार के हवाले से बात करते हमें नजर आए हैं। क्या मुझे बता दीजिए, जितने भी जलसे बिलावल साहब ने किए हैं, उन्होंने बताया कि 8 माह के अंदर उन्होंने क्या कारकर्दगी दी है आजाद कश्मीर के अंदर? कल कोई जलसा था वो जो जी वो एक सड़क का जिक्र इसलिए किया कि उनके 2 जलसों के ऊपर इतना ज्यादा तनकीद हुई कि खुदारा आपको ये नहीं पता कि आपका वजीर आजम जो आजाद कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है, जो फैसल मुमताज राठौर है, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप बात, और कुछ ही तो सरगर्शी कर दे उसकी कि आपने कोई सही काम नहीं किया 8 महीनों में। यार कुछ किया होता तो मैं जाके कश्मीरियों को बताता भाई हमने ये डिलीवर किया और ये नहीं किया। उसके ऊपर फिर आपका ये कहना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मसला ये भी है ना कि ये जो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ ना। देखिए उसमें ये था कि इनको शायद गुमान ये था, क्योंकि देखिए फैसल मुमताज राठौर साहब के शुरू के बयान जिन्होंने मीडिया के साथ दिए, उन्होंने ये कहा कि हालात इस तरह के नहीं है तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। फिर हमने देखा सरदार याकूब साहब, जिनका ताल्लुक पुंछ से साबिक सदर वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा गया चीफ इलेक्शन कमीशनर आजाद जम्मू कश्मीर को। देखिए आजाद कश्मीर की जो इंतखाबात है उसको हम अगर पाकिस्तान के इंतखाबात के साथ कंपैरिजन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन यह है कि वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज है, वहां की जो डायनामिक्स है, उनमें फर्क होता है, और वहां पे इतना क्लोज निटेड किस्म का आप देखें 400-500 वोटों से भी लोग जीतते हैं और लोग हारते हैं, तो वहां पे इतना ज्यादा सर्विलेंस होता है कि आम लोग वहां पे, आप शऊर का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि जो कुछ पिछले 45-48 दिनों में हो रहा है, लोग अपनी जगह पे अपनी जगह पकड़ कर बैठे हुए हैं, नहीं छोड़ रहे, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे इलेक्शन इंजीनियरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरा आप पिक एंड चूज इसलिए नहीं कर सकते कि देखिए जीबी में इलेक्शन हुए तो जीबी में आपकी हुकूमत बन गई तो जीबी में ठीक इलेक्शन हो गए, बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत बन गई तो बलूचिस्तान में ठीक हुए, सिंध में इलेक्शन हुए, सिंध में आपकी हुकूमत बन गई तो सिंध में ठीक हुए, बाकी वफाक के अंदर आपकी हुकूमत नहीं बन सकी तो वो इलेक्शन जो है वो फॉर्म 47 आ गए और बाकी आ गए। तो हमें पिक एंड चूज से ना बाहर निकलना पड़ेगा और हमें परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी पड़ेगी। आई विश के बिलावल साहब इन 8 महीनों की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई जिक्र कर लेते कि 8 महीनों में हमने क्या किया। बेसिक मैंडेट फैसल मुमताज राठौर को मिला हुआ था, वो ये था कि जो आप भी सिग्नेटरी हैं, फैसल मुमताज राठौर भी उस 38 पॉइंट्स के सिग्नेटरी थे, और गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए, विफाक के हवाले से देखा जाए, तो पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क्यादत रहनुमा कह सकते हैं, वो उनके लोग भी वहां पे मौजूद थे, यानी परवेज अशरफ साहब हो गए, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हो गए, वो भी मौजूद थे उस हाई पावर्ड कमेटी के अंदर। तो आपका जो बेसिक मैंडेट था वो ये था कि 8 महीनों के अंदर जो 38 पॉइंट जिसके पीछे कलदम अवामी तहरीक खड़ी हुई थी, उसके ऊपर आपने क्या काम किया? आपकी आनियां जानियां रही, ज्यादा टाइम आपने इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में गुजारा, आपने कम टाइम आजाद कश्मीर के अंदर गुजारा, आप अपनी पीआर में लगे रहे, मीडिया मैनेज करते रहे। करेंगे आपके जो सवाल थे कुछ जो उठाए हैं उस पर जवाब भी लेंगे, ज्ञानचंद साहब से भी बात करेंगे। वक्त ब्रेक का वाजी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। हम वक्त ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। सेनेटर ज्ञानचंद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, यासिर रहमान साहब सीनियर एंकर हैं हमारे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक भी कश्मीर से ही है। ज्ञानचंद साहब, यासिर रहमान साहब ने कुछ खदशात और इसका जिक्र भी किया, उन्होंने कहा जी स्टेट फॉरवर्ड राय होनी चाहिए थी, जहां जीत जाते हैं वहां फेयर और जहां हार जाते हैं वो नॉन फेयर। तो दूसरा 8 महीने की कारकर्दगी का भी जिक्र किया।
तो अब एक सवाल वैसे मैं जनरली जानना चाहता हूँ, आपको पता था टाइम कम है, तो ये पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने आजाद कश्मीर की हुकूमत ले ली? देखें, हम लोगों ने मैंने तो कहा ना, मैं इलेक्शंस फेयर कभी हुए ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सिंध में अच्छे इलेक्शंस हुए, मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब में नून लीग जीत गई है, मैंने ये भी नहीं कहा कि वो हार गई। मैंने कहा कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है सारे पाकिस्तान में। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि 8 महीने की, भाई साहब पूछ रहे हैं, उनका राइट बनता है कि वो पूछे कि हमारी पीपल्स पार्टी का एक आ गया तो उसने क्या किया। भाई बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कैसे बनी है उस पर पीपल्स पार्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भाई हम उधर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, वहां के हालात क्या हैं। और कश्मीर के इलेक्शंस जो होने से पहले एक बात बनी कि भाई आप इस कश्मीर में इश्यूज जो है उनके हैंडल करें। 8 महीने की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट लेने के लिए मैं तो कहता कि अच्छी बात होती, कहते कि भाई बाकी नून लीग के बाकी चीजों को छोड़ दे, क्योंकि वहां पे तो मेजर पार्टीज, कॉन्टेस्टिंग पार्टीज है, एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है। नून लीग के अभी के जो 3-4 साल जो हुए हैं उनकी पे ही बात कर लेते। आज हमारे फॉरेन अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, डेली की बुनियाद पर हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत के फैसले होते हैं, गवर्नेंस इसको कहा जाता है, प्लानिंग इसको कहा जाता है। ये तो लेकिन ज्ञान साहब, आप लोग सपोर्ट ना करें तो ये प्लानिंग भी ना करें ना, पीपल्स पार्टी का सपोर्ट किया है ना, ये भी तो बात है ना। पीपल्स पार्टी वो इनके साथ मेरे भाई सुने तो सही, मैं इसी पे आ रहा हूँ ना। जी जी, मैं इसी पे आ रहा हूं कि ये पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को डीरेल ना होने दिया जाए, इसलिए नून लीग को सपोर्ट कर दिया, ताकि उस टाइम पे ये मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि दोबारा इलेक्शन हो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते तो उसके नताइज क्या निकलते, हम तो भुगत चुके हैं ना। अमृतू के दौरों में पीपल्स पार्टी भुगत चुकी है। आज भी अगर डेमोक्रेसी, आप लोगों की इतनी बड़ी कुर्बानी पे तनकीद कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह तनकीद कर रहा है, आज की राणा सनाउल्लाह तनकीद कर रहा है, हम बगैर शामिल हुए इस पार्लियामेंट को चला रहे हैं ना, इस पार्लियामेंट को गिरने नहीं दे रहे ना, इस कैबिनेट को गिरने नहीं दे रहे, ताकि हम सिविलियन लोगों का, हमारे जो बाय वोट जो लोग आते हैं वो किसी भी फॉर्म पे आए, 45 पे आए, 47 पे आए, उनका कम से कम डायलॉग करने का तो रास्ता खुला रहे। ताकि बाकी अगर मैं बोलूंगा तो मुनाफिकत करूंगा कि सिस्टम हमारा कैसे चल रहा है, हाइब्रिड चल रहा है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हाइब्रिड सिस्टम में गई है जो लोग पार्टीज है उनके लिए। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि बदतर जो जमहूरियत है वो भी अमृत से अच्छी है। हम उस हवाले से कहते हैं कि हमारे यहाँ अमृतें आई हैं, एक गवर्नमेंट 2 साल 2.5 साल, लेकिन ज्ञान साहब मेरी गुजारिश सुने ना, आपने तफसीली तौर पर बात की थी कि आपने जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी पीपल्स पार्टी ने, आपने जैसे जिक्र किया डीरेल नहीं होने दिया। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना करती तो डीरेल हो जाता, हुकूमतें ना बनती, अक्सरियत किसी के पास उस वक्त नहीं थी। लेकिन आप लोगों की इतनी बड़ी कुर्बानियों को सिला नून लीग ये दे रही है कि वो आज आप पे तनकीद कर रही है कश्मीर के इलेक्शन में। राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आज सुने, मरियम नवाज की आज की स्टेटमेंट सुने, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट सुने, तो वो आपकी कुर्बानियों को तो मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कुर्बानी के ऊपर रिव्यू करने का फैसला तो नहीं कर रहे। देखिए इलेक्शन के टाइम पे ये सब कुछ एक तो एक दूसरे पे तनकीद करना होता रहता है। दूसरा ये है कि हमारी तो पार्टी के अंदर भी तनकीद होती है। हमारी पार्टी, हम तो ये नहीं कहते कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन जो चैलेंजेस पीपल्स पार्टी को है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है ना, सिंध में जो चैलेंजेस है, क्या वहां पे बिहारियों का इश्यू है, क्या वहां पे अफगानियों का इश्यूज है, क्या वहां पे बर्मियों का इश्यूज है, क्या वहां पे बाहर मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों को छोड़ो, मुल्क के बाहर से लोग जो जब कराची सेटल हुए हैं और उनके क्राइसिस वो हैं, एमक्यूएम जैसी दहशतगर्द तंजीम का सामना करना बाकी लोगों को पड़ा है। फिर जो वफाक का हमारा एनएफसी का फार्मूला है
उसमें भी कैलकुलेट करो कि बाकी सूबों को कितना मिला है, सिर्फ पंजाब को कितना मिला है। तो इन सब चीजों को चलते हुए, इन सब चीजों पे चलते हुए हमें, जो हम समझते हैं कि नून लीग भी इस मुल्क की पार्टी है, बाकी लोग हैं, तो इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किसी सही रास्ते पे लगाना है। तो उस पार्टी वो अपना अपनी कड़ी गोली खाकर वो फर्ज निभा रही है। यासिर साहब वो कह रहे हैं कड़ी गोली खा के फर्ज निभा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने गिलगित के इलेक्शन की कैंपेनें तो सुनी होगी, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की तकरीर भी सुनी होगी, वही तसलसल कश्मीर के इलेक्शन में। लेकिन आपने देखा होगा गिलगित का इलेक्शन हो गया तो गिलगित के वजीर आला जो मुंतखब हुए एमजे साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ का सबका शुक्रिया अदा किया। ऐसा तो नहीं अवाम को दोनों पार्टियां गुमराह कर रही हैं और शुरू इलेक्शन से पहले लड़ाई और इलेक्शन के बाद भाई भाई? देखिए, पहले तो मैं ज्ञानचंद साहब की बात कड़वी गोली के हवाले से करूंगा। काश की कड़वी गोली जो है ना वो सबको मिल जाए कि प्रेसिडेंट आपकी पार्टी का, गवर्नर आपकी पार्टी के, आईनी ओहदे आपके पास, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने कड़वी गोली खाई है। तो बेनिफिट्स भी आपने लेना है और मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, तो इस तरह तो होता नहीं है। और आपने बात की है निजाम के हवाले से, तो अगर निजाम से इतना ही इख्तलाफ है, आप इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे इतने ही ज्यादा डाउट्स हैं और इतने ज्यादा शुकुक शुबात हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस को रिफाइन करने के हवाले से, बेहतर करने के हवाले से कौमी असेंबली के अंदर रजिस्ट्रेशन करे इसके अंदर? क्यों नहीं? अगर इतने ही ज्यादा एतराजात हैं तो रिजाइन कर दे। उन्हें कह दी हमें इलेक्शन पे एतमाद ही नहीं है तो हम इसलिए इलेक्शन खत्म हो जाएगा। मेरी अर्ज ये है, अगर आपने इसको पक्का करना है, सिस्टम को ठीक करना है, तो अल्टीमेटली फिर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे और सख्त फैसले करने पड़ेंगे अगर आप इस चीज के ऊपर जाते हैं तो। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कड़वी गोली होती तो आईनी पोजीशन आपके पास ना होती। आप बेहतरीन तौर पे अपनी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब के अंदर आप देखें गवर्नर आपके, इसी तरीके से आप केपी के अंदर मामला देखें, आपके गवर्नर और आईनी पोजीशन आपके पास, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन आपके पास, तो आप कैसे कह सकते हैं? फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर और फिर क्या कहते हैं जो आपके सेनेट के अंदर है, वहां पर भी मामला आपके साथ सेटल्ड है। तो ये ना कहें, ये जरूर कहें कि ठीक है हम पार्टियां हैं, अपनी अपनी पार्टियों के नजरियात हैं और माजी में हम चूंकि मुहासमत में हमने एक दूसरे की मुखालफत में पॉलिटिक्स की है, अब जाहिर सी बात है हालात इस तरह के बन चुके हैं कि हमें साथ रहना पड़ता है, लेकिन हमें सियासत अपनी अपनी करनी है। ये कुछ आजाद कश्मीर के अंदर हो रहा है। और आजाद कश्मीर का जवाब देना वो भाई ये क्या मामला है? आप इलेक्शन से पहले लड़ाई। मैं राजपूत साहब, मैं इसी सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं ना कि अगर आजाद कश्मीर के अंदर ये जाकर पीपल्स नहीं मानेगा इस चीज को, तो अपनी अपनी सियासत करनी है। अब वो अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट कार्ड है, एक के पास पंजाब का रिपोर्ट कार्ड है, दूसरे के पास सिंध का रिपोर्ट कार्ड है, तो अपने अपने रिपोर्ट कार्ड जाके वो आजाद कश्मीर को आवाम को दिखा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो बैगेज है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के पास एडिशनली 8 महीने का बैगेज आजाद कश्मीर की गवर्नेंस और हुकूमत के हवाले से है, जिसका वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन करने के बाद ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। देखिए, फैसल मुमताज राठौर साहब एक्स के ऊपर आके जब इनको कलअदम करार दिया गया अवामी एक्शन कमेटी को, तो वो बड़े जिसे कहते हैं ना सीना चौड़ा करके वो इसका क्रेडिट दे रहे हैं। उसके बाद जब उनकी मरकजी क़यादत से मुलाकातें हुई, उसके बाद वो विकेट की कभी इस तरफ खेल रहे हैं, कभी विकेट की उस तरफ खेल रहे हैं। तो बात ये है कि जब आपकी क्लैरिटी ना आए, आपके पास लीडरशिप में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर क्लैरिटी लैक करते हैं, जिसकी वजह से कभी वो उस तरफ जाते हैं, कभी वो उस तरफ। तो बिलावल साहब ने जो स्पीचेस की हैं, उनका बुनियादी तौर पे मकसद एक ही था कि किसी तरीके से कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के जो ताक़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद। वेलकम बैक नजरे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और यासिर रहमान और ज्ञानचंद साहब मौजूद है। ज्ञान साहब, ये क्योंकि यासिर साहब कह रहे हैं 8 महीने की कारकर्दगी में बार बार कह रहे हैं, अगर वफाकी हुकूमत की बात करें तो 2.5 साल में उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, उधर भी आप इत्तेहादी है, तो 8 महीने की हुकूमत में क्या रिजल्ट दे सकते थे जो नहीं दिया आप लोगों ने?
देखें, कश्मीर की हुकूमत तो अपनी जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, उसमें है, लेकिन कश्मीर इश्यूज का एक मिनिस्टर भी होता है जो प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। आपको फेडरल गवर्नमेंट के फंड से कश्मीर चल रहा है, अगर आप उनको उस तरह से, मैं समझता हूं कि पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर गवर्नमेंट की तो बनती है, लेकिन उसको पूरा चलाता इस्लामाबाद है। ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह से हमने किया हुआ है ना। बाकी भाई साहब जो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की कि भाई उनका बैगेज 8 महीने का बैगेज है, अच्छा किया बुरा किया वो लोग डिसाइड करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का जो मिनिस्ट्री है इसको छोड़ो, उनको कोई भी स्टेटस दे दो ना। बिलावल तो ये कह रहा है आप उसको प्राउन सब दर्जा आने दो, आजाद का तो आपका उसका सफीर बैठो। जो डिसीजन मेकिंग में जो पाकिस्तान कंट्रोल जब कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग कश्मीर की नुमाइंदगी किस तरह से है, वो तो आप कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर किसी को भी बना देते। तो ये कश्मीर का इशू जो है वो इतना सादा नहीं है कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम के बातों में जाए, इनको किसी न किसी प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा में करना चाहता हूँ ज्ञान साहब, मुझे सुन लें, कंटिन्यू करें मैं फिर मुख्य से जी ज्ञान साहब कंटिन्यू करें, फिर मैं एक तो सवाल जल्दी करना चाहता हूँ, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ ज्यादा सारे सवाल शामिल हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भाई हैं, सहाफी हैं, मेरे से ज्यादा उसकी नजर होगी। कौन सा मुल्क है जिसमें कोalition गवर्नमेंट से नहीं बनती है? कौन सा मुल्क है जिसका जितना स्टेक होता है उसको उतना स्टेक नहीं मिलता है? हमने कोई फेडरल गवर्नमेंट में हिस्सा लिया है? हमने तो बैठकर बात की, हम आपको सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिक्स में एक गिव एंड टेक भी होता है। हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट दिए हैं और हमने सदर बनने के लिए वोट लिए हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें तो ऐसा होता है। हमने उससे प्रेसिडेंट की क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो जोर दे रहा हूं कि भाई नून लीग जो पंजाब करती है वो बताए ना, उस पर तो आए ना, कश्मीर को कितने फंड्स नून लीग ने दिए, अपने दौरों में भी उसको क्या बनाया। हम तो अब कहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट कोई ना कोई स्टेटस दे जिसमें वो अपने फैसले करने के लिए कहें, जिसकी वकालत बिलावल कर रहा है। पंजाब और बाकी सूबों के बीच में सिर्फ पानी का इशू नहीं है, एनएफसी अवार्ड के इशूज पे अभी जो शोर मचा हुआ है। आप सूबों को, जब बांग्लादेश हमारे साथ था तो फार्मूला कुछ और था, अब जब पंजाब की अफरादी तादाद बढ़ गई है तो फार्मूला कुछ और है। तो खुदारा पाकिस्तान को एक फेडरेशन के तौर पे चलाएं और फेयर डील करें। पहले भी हमने नुकसान खाया है, अभी भी जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज हैं, तो उनके कहीं ना कहीं एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर यासिर साहब को जाएंगे, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपके ख्याल में जब इलेक्शन हो जाएगा और शायद आप जीते या नील लिखे, आप लोग पीपल्स पार्टी जीत गए, तो फिर ऐसा तासुर तो नहीं देंगे आवाम को जी चले अब मामला ठीक हो गया, मिल बांट के हुकूमत करते हैं, इस तरह जीबी में भी हमें नजर आया। तो ये अवाम को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं है कि भाई इलेक्शन से पहले आप लोग इस तरह सख्त बयान दोनों पार्टियां देती हैं, ऐसे लगता है कि आज अपोजिशन में चलेगी दोनों पार्टियां या आज एक दूसरे के खिलाफ होगी और इलेक्शन होने के बाद फिर कोई नई कहानी सुनने को मिलती है, ये क्या माजरा है? देखिए, इलेक्शन के टाइम पे आप अपने अपने मैनिफेस्टो की तरफ जाते हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो लोग कुछ जीत कर जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। जो अक्सरती पार्टी है, ये हमारे पावर पॉलिटिक्स के फार्मूले हैं। उसमें जिसका जितना स्टेक होता है उसको कबूल करके उनको उसके स्टेक के मुताबिक चलाना पड़ता है, वरना ये चल नहीं सकता। या तो कोई आप वाज़ेह अक्सरियत लेके आए, जिस तरह से हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, ना नून लीग के पास वाज़ेह अक्सरियत थी ना किसी और पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत थी, तो या तो दोबारा इलेक्शन में जाते या तो आपस में बैठकर कोई रास्ता निकालते। ये रास्ते निकाले गए। आइंदा अगर लोग क्लियर मैंडेट किसी को देंगे तो वो किसी को शामिल नहीं करेगा। तो क्लियर मैंडेट अगर कश्मीर में भी किसी को मिल गया तो मैं समझता हूं कि
वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा और बाकी स्टेक होल्डर को उनकी ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज्ञान साहब, यासिर साहब, आखिरी 2 मिनट में आखिर में बस कंक्लूड करना चाहूंगा। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सुनने में आया कि जी कश्मीर और गिलगित की हुकूमत पीपल्स पार्टी को वफाक देगी, राय कहते हैं, तजियाकार कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसके बदले में पीपल्स पार्टी से क्या लिया जाएगा? बात यह है कि जी के पीपल्स पार्टी को तब देंगे ना जब पीपल्स पार्टी सीटें निकालेगी। वैसे कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि प्लेट में रख के दे दी जाए। तो पीपल्स पार्टी को उसके लिए इलेक्शन विन करना पड़ेगा, सीटें निकालनी पड़ेंगी, कम से कम इतनी मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। शक नहीं करना चाहिए ना, अगर वो सीटें निकालती है तो ये उसका मैंडेट है, मतलब शक ना करें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहता हूं कि जमहूरी रवैयों के अहम मुताबिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर डिवीजन से, मुजफ्फराबाद डिवीजन से, पुंछ डिवीजन से और माजरीन की सीटें जो है उसमें से जितना उसका शेयर है वो निकालेगी। जब शेयर निकल जाएगा तो यकीनन 10 अगस्त के बाद से हमारे पास पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि कौन कितने पानी में खड़ा है। तो अल्टीमेटली फिर हमें फैसला करने में ये आसानी होगी। मैं एक बात बता दूं आपको राजपूत साहब, ये बात मेरी रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है, हुकूमत बनाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीतती है, IPP जीतती है, कोई भी जीतता है। अब जो भी जीत कर आएगा आजाद कश्मीर के अंदर पुरानी तरह पे काम नहीं होगा, याद रखिएगा। ये अब वाकई कांटों की साइड उसके लिए काम करना होगा, काम करना। राजपूत साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा कि इस वक्त जो भी हुकूमत बन के आएगी वो डिलीवर करेगी तो सस्टेन करेगी, अदरवाइज उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। और ये याद रखिएगा कि जो हुकूमत आएगी उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सके तो उनके लिए अब पिछले सालों 5 सालों में 4 वज़ीर आज़म बदले हैं, तो अगले 5 सालों में हमें नहीं पता कि 6 वज़ीर आज़म बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, यासिर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मौजू पे तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। इसके साथ आपने मुद्दा मुदस्सर को दीजिएगा इजाजत।